हेलो गाइस, कल मैंने प्रिंसेस कट बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाया था आप लोगों को। जो मैं कटिंग का ये क्लिप दिखा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं इसी फर्मे से जो मैंने कटिंग किया था उस ब्लाउज़ की स्टिचिंग करके दिखाऊंगा आप लोगों को। तो बहुत ही इजीली कटिंग और इजीली मेरा स्टिचिंग होता है। अगर आप इसको फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छा कटिंग और एक अच्छा स्टिचिंग कर पाओगे। पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं करता हूँ और आप लोग भी उसको फॉलो करके आप भी स्टिचिंग या कटिंग जो भी है आप कर पाओ। तो इस तरह से जो भी मैं बताता हूँ एकदम आसान बताता हूँ ताकि आप लोग आसानी से कर पाओ और फिनिशिंग के साथ बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं दिखाता हूँ, एकदम प्रोफेशनल काम रहता है। तो कटिंग आपने देखा होगा कपड़े पे जो मैंने किया था, किस तरह से चीप कपड़ा था, उसकी स्टिचिंग करके मैं दिखाने वाला हूँ। कपड़ा इतना बेहतरीन नहीं है लेकिन फिर भी उसकी कटिंग किस तरह किया है मैंने और उसकी स्टिचिंग किस तरह से मैं करके दिखाने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए मैं ये कपड़ा कटिंग कर लिया हूँ जो मैंने कल के वीडियो में दिखाया था। आपने नहीं देखा होगा तो आप लोग देख लेना, ये वीडियो है। उस वीडियो में मैंने बताया है कि फर्मा किस तरह से कटिंग करना है, उसके बाद कपड़े पे जाके किस तरह कटिंग करना है। तो आप वीडियो देख लेना, उसी की स्टिचिंग मैं करने जा रहा हूँ। तो देखिए किस तरह कर रहा हूँ। तो पहले मैं लाइनिंग जमा रहा हूँ सेंटर पार्ट में। तो एक ही पार्ट में मैं जमा के दिखा देता हूँ। और ये कपड़ा जामेवार है, बहुत ही सरकने वाला कपड़ा है, ओल्ड कपड़ा एकदम है। ये सही नहीं है, बहुत जंपिंग करता है। प्रेस मारने में भी छोटा बड़ा होता है ये, खास करके श्रिंक होकर छोटा हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं इसकी स्टिचिंग कर रहा हूँ। जो संभालने वाला कपड़ा होता है, कॉटन वगैरह होते हैं, वो तो आसानी से हो जाते हैं। लेकिन कोई ऐसे कपड़े आते हैं जो हाथ में नहीं आते हैं, उसकी भी स्टिचिंग आप कर सकते हो आसानी से। तो देखिए किस तरह मैं जमा रहा हूँ। इस तरह से हल्के हाथों से आपको चारों तरफ इस तरह से पैक कर देना है। बड़ी आसानी से करना है, कोई पार्ट लूज या टाइट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नरम हाथों से इस तरह से बिठाते हुए आपको ये कच्चा कर लेना है, यानी मेन पार्ट को लाइनिंग पे जमा देना है। और एक लाइनिंग है जिससे हम पलटी करेंगे। तो पहले देखिए मैं एक जमा लिया, इसी तरह से मैं सारे पन्नों को जमा लूँगा। तो एक का मैंने दिखा दिया, बाकी का मैं नहीं दिखाने वाला हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है। आप ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक मैंने करके सेंटर वाले पार्ट का दिखा दिया। और जो भी ये बड़ा है, लाइनिंग हमारा मेन है, क्योंकि पहले हमने लाइनिंग को कटिंग किया था। तो कटिंग में लाइनिंग मेन होता है। अगर आप मेन पल्ले को पहले कटिंग करते हो और फिक्स रखते हो तो मेन पल्ला जो है फिक्स वो भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, जिसको आपने फिक्स समझ के कटिंग किया है उसके हिसाब से आपको चलना है। अभी देखिए हम जॉइंट करेंगे प्रिंसेस कट का, जो भी हमने पैनल कटिंग किया है। तो देखिए किस तरह मैं जॉइंट कर रहा हूँ, इस तरह से करना है। तो पहले मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ और दूसरा पार्ट जो मैं दूसरे तरफ का जॉइंट करूँगा तो ऊपर से नीचे की तरफ आऊँगा। अगर आपको दिक्कत होता है, अगर एक तरफ से करना चाहते हो तो एक तरफ से भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर है। अच्छा जॉइंट होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। आपको खींच खाच के कुछ भी नहीं करना है, एक जैसा इक्वल जॉइंट करना है। अगर इक्वल जॉइंट नहीं करोगे तो डॉट पॉइंट का जो सेंटर है वो भी ऊपर नीचे हो जाता है। इसीलिए जो है समझ के इसको जॉइंट करना है। या तो कट लगा लिया करो, जो हम कट लगाते हैं, यानी पॉइंट जो भी हम सेंटर का कट लगाते हैं, डॉट पॉइंट के सेंटर का, उससे मिला के आपको इस तरह से जॉइंट कर लेना है ताकि नीचे ऊपर ना हो। मैं तो कट वगैरह नहीं लगाया हूँ, डायरेक्ट इसी तरह से बना रहा हूँ। आप देखो, आपको पूरे ब्लाउज में कहीं मार्किंग भी नहीं दिखेगा और मैंने मार्किंग लिया भी नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही बना दूंगा और एकदम परफेक्ट आएगा। तो आप लोग को निशान लगाना है जगह जगह तो लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं नहीं लगाया हूँ तो आप लोग को भी नहीं लगाना है। तो जो भी आपको लगे कर लेना है। देखिए डार्ट में मैं लगा रहा हूँ तो डार्ट का भी निशान वगैरह नहीं है, लेकिन देखिए किस तरह आइडिया से ही लगा रहा हूँ मैं। डार्ट की लंबाई भी मैं इसी तरह से गैस कर लेता हूँ कि कहाँ तक होना चाहिए, इसी तरह से दोनों का सेम कर लेता हूँ मैं। और ये मैं स्टिचिंग कर रहा हूँ तो आप देखोगे एकदम परफेक्ट आएगा, कोई भी इधर उधर नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी देखिए ये आस्तीन का पार्ट है, तो एक आस्तीन को मैंने इस तरह से चिपकाया है, यानी लाइनिंग के साथ में, और दूसरे को मैं फ्यूजिंग कर लिया हूँ, यानी पेपर कैनवास से। उसके बाद हम पलटी करेंगे तो इस तरह से पहले कच्चा कर लेना है। और उसके बाद हम जो पट्टी होती है, यानी रिविल सिविल पट्टी हम लगा के और उसको पैक करेंगे। पैक करने के बाद पलटी करके जब प्रेस करेंगे तो चिपक जाएगा। वो लगाने से ये होता है कि तुरपाई वगैरह नहीं करना पड़ता है और चाँपा वगैरह भी नहीं करना पड़ता है। चाँपा आप लोग को पता होगा तुरपाई के जैसा होता है लेकिन थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वो चाँपा का ऐसा टाका दिखाई नहीं जाता है। तो चाँपा ये इसलिए होता है कि ताकि अंदर का जो लाइनिंग है वो बाहर की तरफ दिखाई न दे, उसको चाँपा बोलते हैं। लेकिन ये जो रिवील सील पट्टी है, ये लगाने से ये इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत ही आसान हो गया है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसको अपनाओ। आप लोगों ने इस तरह से अगर किया है या करते हो तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। आप क्लाइंट का नहीं करते हो कोई बात नहीं है, अपने फैमिली के लिए अगर ब्लाउज बनाते हो
तो उसमें इस तरह के को इस्तेमाल करके आप बना के ट्राई कर सकते हो कि फिनिशिंग में क्या फ़र्क पड़ता है, फिटिंग में क्या फ़र्क पड़ता है, किस तरह का दिखता है देखने में, वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो दोनों स्लीव्स का मैंने दिखाया, देखिए किस तरह से मैंने इस तरह कच्चा किया है। अब इस पे भी रियल सेल पट्टी मैं इस पे सेट कर दूंगा। पहला आप कच्चा सिलाई मारते हो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल जाएगा, लेकिन सेकंड सिलाई जब मारते हो रियल सेल पट्टी के साथ में मारो या ऐसे भी मारो तो एकदम क्लीन एक जैसा एक मार्जिन के साथ होना चाहिए, तो अच्छी तरह से वो बैठता है, अच्छी तरह से फिनिशिंग आता है। और इस तरह से मैंने सिलाई मार लिया। अब अंदर की तरफ देखिए किस तरह लाइनिंग पार्ट पे इस तरह फैला के जब सिलाई मारेंगे तो अच्छी तरह से लाइनिंग पीछे की तरफ ही रहेगा, आगे की तरफ नहीं आएगा। उसके बाद ये चिपक जाएगा तो आने का चांस ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। अभी देखिए सेंटर पार्ट ये मैंने उसका जॉइंट किया था मेन पार्ट का, अभी लाइनिंग को भी हम जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने किस तरह से पेपर कैनवस का इस्तेमाल किया है, इसलिए किया है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए, रिंकल्स ना आए। जहाँ भी हम सिलाई मारते हैं वो पार्ट पे रिंकल नहीं आना चाहिए। तो मैंने वेस्ट पे लगाया है, स्लीव्स पे लगाया है और नेक पे लगाया है। तो इन जगहों पे ही मेन फिनिशिंग आता है, इसीलिए वहाँ पे लगा लेना चाहिए। और इस तरह से करके आपको सिलाई मार देना है। देखिए मैं किस तरह से सिलाई मार रहा हूँ, यानी प्रिंसेस कट का मैंने जॉइंट किया और लाइनिंग वाले पार्ट पे अंदर की तरफ पलट के इस तरह से सिलाई मार देंगे तो खुल जाएगा। नहीं भी लगाते हो यहाँ सिलाई तो प्रेस करके आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे करना है आप कर सकते हो। तो एक तरफ का मैंने जॉइंट किया, दूसरे तरफ का देखिए मैं ऊपर से कर रहा हूँ। आपको एक साइड से करना है तो एक साइड से भी कर सकते हो, लेकिन दोनों तरफ का इक्वल एक जैसा जॉइंट आना चाहिए, कुछ भी नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आर्मोल के पास भी नीचे ऊपर होता है तो आर्मोल में चेंज हो जाएगा, यानी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आर्मोल में भी ध्यान देते हुए आपको इस तरह से करना है कि कुछ भी पार्ट यानी कोई भी यानी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, वो कली का पार्ट हो या सेंटर का पार्ट हो, इस तरह से आपको समझ के करना है। अभी मैंने जॉइंट कर लिया, देखो किस तरह का दिखता है। अभी लाइनिंग का पार्ट है जो बैक वाला, उसमें मैंने डार्ट नहीं लगाया है, और जो मेन पार्ट था उसमें मैंने डार्ट लगाया था, आपको दिखाया था। तो अभी इसमें भी लगा लेंगे। तो देखिए इसमें भी मैंने कोई निशान नहीं लगाया, अब देखो ध्यान से, आपको दिखता ही नहीं होगा क्योंकि मैं लगाया ही नहीं हूँ तो दिखेगा कहाँ से। और देखो किस तरह से मैं डार्ट मार रहा हूँ, मेरे पास इतना वो हो गया है कि कहीं से भी कुछ भी मैं पकड़ के स्टिचिंग करता हूँ अपनी जगह पे सटीक जाके बैठता है। तो इस तरह से आप करते जाओगे तो इतना ना मार्किंग की ज़रूरत पड़ेगी और ना कुछ भी नापने का ज़रूरत पड़ता है, आप एकदम परफेक्ट काम कर पाओगे। देखिए मैं इस तरह कर रहा हूँ, बाद में इसका फिनिशिंग आपको दिखाता हूँ कि फिनिशिंग बना है या आया है या नहीं आया है, या डार्ट इधर उधर हो गया है, कहीं झोल आ रहा है, आप अच्छी तरह से देख लेना बाद में। अभी हम इस तरह से डार्ट मारने के बाद में शोल्डर मार लेंगे, और उसके बाद इसका शोल्डर मारने के बाद में जो मेन पार्ट है उसका भी शोल्डर मार लेंगे। ये शोल्डर पे आपको पहले दोनों अलग अलग मार लेना है ताकि आप पलटी करो तो कुछ भी यहाँ पे कच्चा ना दिखाई दे। तो बहुत लोग इस तरह से नहीं करते हैं, सबका तरीका अलग अलग है। बैग अलग बनाते हैं, फ्रंट अलग बनाते हैं, बाद में शोल्डर मारते हैं, वहाँ पे टाका वाका लगा देते हैं, वो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि वो खराब है, ये सही है, वो भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है। आपको चार्ज कम मिलता होगा तो आप क्यों इस तरह का झंझट उठाओगे, ये सोच के आप लोग नहीं करते हो। लेकिन मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, मुझे चार्ज मिले ना मिले, मैं अच्छा काम ही करना जानता हूँ, वही करता हूँ मैं अपने तरीके चेंज नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह से देखिए मैं बनाता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसका शोल्डर मैंने मारा, इसका भी मारा, इसको चिरवा कर देंगे। मैं खास करके शोल्डर इसलिए लगाता हूँ ताकि वहाँ कच्चा ना दिखाई दे और मोटा मोटा ना हो, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ बने। हालांकि बहुत लोग को फिनिशिंग का इसका उसका पता ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कर लेता हूँ, और आप लोग को भी इसी तरह कर लेना चाहिए। बहुत से क्लाइंट होशियार होते हैं, बहुत लोगों को कुछ अकल ही नहीं होता है, जो बना के दे दोगे उनको ठीक लगता है, लेकिन आपको एक जैसा काम करना चाहिए, बेहतर काम करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए अभी मैं स्लीव्स भी जमा रहा हूँ। स्लीव्स का बॉटम मैंने पल्टी कर लिया है, यानी कि रिवील सील पट्टी लगा के प्रेसिंग कर लिया है। अब उधर का जो एक्स्ट्रा दूसरा लाइनिंग है उसको हम इस तरह से पैक कर देंगे। तो एक स्लीव हो गया है, अब दूसरा भी मैं करके आपको दिखाता हूँ, यानी कि दो स्लीव है, दोनों का मैं लाइनिंग जमा के दिखाता हूँ। तो एक मैंने किया था, अभी देखिए दूसरे का भी मैं कर रहा हूँ। ये कपड़ा कितना है, लाइनिंग लगाने के बाद भी किस तरह से रिंकल्स आ रहे हैं, किस तरह से सॉफ्ट है, यानी ये फैब्रिक मेन फैब्रिक सही नहीं है। लेकिन जो भी आपके हाथ में आता है, कोई भी कपड़ा हो, आपको ये डरना नहीं है, आपको अच्छी तरह से समझ के संभल के उसको स्टिचिंग कर देना है। टाइमिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जो वो बनाओगे जो टाइट कपड़े का वो भी, और जो इसको बनाओगे वो भी, कोई टाइमिंग में फ़र्क नहीं होता है। आपका हाथ जो है सॉफ्ट होना चाहिए और एकदम बेहतरीन तरीके से जमाते हुए आपको जमाना है, यानी कि ऐसा खींच तान कुछ भी नहीं करना है।
अभी ये जम गया है, देखिए जितना बॉटम है उसको हाफ करके इस तरह निशान में लगाया और इस तरह से बंद कर दिया, तो इस तरह से हमारा एक स्लीज हो गया। दूसरा है, इसी को सेम इस तरह से घुमा के मेजर करेंगे, जितना बॉटम उसका था उतना ही बॉटम इसका निशान लगा के कर लेंगे। तो आप चौक से भी निशान लगा लगा कर सकते हो, लेकिन देखिए मैं कहीं चौक का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ और इस तरह से बराबर हो जाता है, कोई इतना टेंशन वाला काम नहीं है। ब्लाउज मुझे लगता है मेरे हिसाब से सबसे आसान होता है, क्योंकि ये छोटा होता है और इसको बनाने में भी मज़ा आता है और ज़्यादा झंझट नहीं होता है। पूरा पूरा ड्रेस बनाओ, लंबा लंबा होता है, टाइम उसमें ज़्यादा जाता है और रेट वगैरह भी इससे कम होता है। मेरा मतलब है सलवार सूट वगैरह होता है, पंजाबी सूट वगैरह, उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो है वो नीचे ऊपर का दोनों बनाएंगे तब जाके एक सेट होता है, और ब्लाउज इसको सिंगल बनाएंगे तो वो दोनों मिला के उससे ज़्यादा चार्ज इसका मिलता है। तो इसीलिए ये बेहतर होता है, ये आसान होता है, छोटा होता है, कटिंग करने में जल्दी कटिंग हो जाता है और स्टिचिंग में भी जल्दी हो जाता है। तो आप लोग ब्लाउज में अगर माहिर हो जाते हो तो अच्छा इनकम कर सकते हो, क्योंकि इस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से फॉलो करते हुए अब किया जा सकता है। अभी हुक आई की पट्टी लगाएंगे तो देखिए मैंने मेज़र किया, जितना वहाँ पे आया पक्का करके उतना मैंने नापा और इस तरह से मैंने पलटी कर लिया। पलटी करने के बाद इस पर एक सिलाई मारना है तो सिलाई मारो, प्रेस पे जाना है प्रेस जाके लगा लो, जैसे बनाना है बना सकते हो। लेकिन ब्लाउज में मेरा स्टिचिंग कहीं ऊपर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आपको स्टिचिंग ऊपर नहीं दिखाना है, नहीं तो शो ख़त्म हो जाता है और वो ब्लाउज चालू क्वालिटी में चला जाता है। कपड़ा आपका कितना भी बेकार हो, कितना भी चीप हो, काम आपका अच्छा है, आपने अच्छे से स्टिचिंग किया है तो प्रोफेशनल दिखता है। और आप कितना भी भारी कपड़े को बना दो और अच्छी तरह से नहीं बनाओगे तो वो चालू चीप दिखता है। तो इसीलिए स्टिचिंग में ध्यान देना आपको ज़रूरी है, तरीका आना चाहिए कि किस तरह से किया जाएगा, चीप कपड़ा भी आपको बेहतर लगे और अच्छा दिखाई दे। तो इसलिए जो है स्टिचिंग में ही ध्यान होना चाहिए, फैब्रिक में इधर उधर चल जाता है। इस तरह से देखिए मैंने ये कर लिया है, बटन पट्टी यानी कि जो भी हमारा हुकाई की पट्टी होती है वो मैंने इसमें कच्चा कर लिया है। अब हम पलटी करेंगे तो देखिए जिसका जिसका हमने दोनों का शोल्डर मारा था अब यहाँ पे रखना है, पूरा बैग वाले वेस्ट से लेके पूरा घुमाते हुए दूसरे वेस्ट पे जाना है, बैग के वेस्ट पे। तो वेस्ट से लेकर देखिए नेक पे आएंगे, नेक से सीधा हम जाएंगे दूसरे नेक पे, वो यानी कि फ्रंट और बैक दोनों पे, और उसके बाद इस तरह से घुमाते हुए वहीं पे वेस्ट पे लाके ख़त्म कर देंगे। बाद में बचेगा हमारा फ्रंट का वेस्ट, वो अलग से हम पलटी कर लेंगे, लेकिन इतना आपको पहले पलटी कर लेना है। तो देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह से पहले कच्चा सिलाई लगाना है और उसके बाद दूसरी सिलाई हम जब लगाएंगे तो रिवील सीट पट्टी लगाते हुए उस तरह से घुमा देंगे। तो राउंड के हिसाब से करना है, एक जैसा मार्जिन लेते हुए जाओगे और कहीं भी खींचना नहीं करोगे तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखेगा। तो आपको एकदम स्ट्रेट सिलाई मारना है, कहीं भी मारना है इक्वल मारना है, एक जैसा मार्जिन के हिसाब से, तब जाके फिनिशिंग के साथ बैठेगा। और नेक का पार्ट बिल्कुल खींचतान नहीं करना है, क्योंकि खींचतान करेंगे तो ये बिगड़ जाएगा और अच्छा नहीं होगा, आपको अपने हिसाब से समझ के करना है। अभी देखिए इस तरह से मैं जॉइन कर रहा हूँ, किस तरह से, यानी कि पूरे पार्ट को पलटी करना है तो इस तरह से पूरा नेक वगैरह आपको थोड़ा थोड़ा ही स्टिच करते हुए एक जैसा जाना है, क्योंकि इसमें फास्ट आप नहीं जा सकते हो, जितना मतलब आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से नहीं जा सकते हो, थोड़ा स्लो जाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। अभी दूसरी सिलाई मारना है वो तेज मार सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिविल सिलाई पट्टी के साथ करोगे तो वो भी आराम से ही करना है और अच्छी तरह से मार्जिन लेना है, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम नहीं लेना है। यानी जो आपने कटिंग किया है उसके हिसाब से अगर एक जैसा मार्जिन पकड़ रहे हो 3 सूत का या 2 सूत का, यानी जो भी पकड़ रहे हो, 2 सूत का तो नहीं होता है, 3 पॉइंट का होता है, तो उस तरह से बनाओगे एक जैसा लोगे तो बराबर होता है। कोई कोई हाफ इंच भी पकड़ता है, वो उसकी मर्जी है, आप जैसे चाहिए वैसे आप भी कर सकते हो। यानी जितना पकड़ के स्टिच करने की आपकी आदत है उतना कभी भी इस तरह से कटिंग करके और उसके बाद किया जा सकता है। तो देखिए मैंने जो कटिंग किया था उसके हिसाब से मैं मार्जिन पकड़ते हुए जा रहा हूँ। व्हाट्सएप पे मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज वगैरह आते हैं, उसमें बहुत लोग जानना चाहते हैं कि मैंने ये काम कहाँ से सीखा है और किस तरह से मैंने सीखा है, यानी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। तो सबकी एक कहानी होती है, सबका एक दौर होता है, किस तरह से कौन से संघर्ष से कौन कहाँ पे पहुँचता है। उसी तरह से मैं भी एक संघर्ष से ही पहुँचा हूँ। आज मुझे कमेंट एक भिखू भाई का भी आया था, उन्होंने भी मुझे पूछा कि आप कहाँ करते हो, कितने सालों से करते हो, और वो अपना भी कुछ बता रहे थे, 62 ईयर का है वो। तो इस तरह से उन्होंने मुझे पूछा है, तो उनको मैंने मैसेज तो किया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ मैं गारमेंट लाइन में काम सीखा था। यानी काम सीखा क्या था, उसमें सीखना क्या होता है, जैसे जो हमारे गांव वाले थे उनके साथ मैंने
ऐसा बिना सीखे हुए मैंने सिलाई और उसमें काम करना शुरू कर दिया था। यानी कि गारमेंट लाइन का मैं कारीगर था। कम से कम 12 साल तक मैंने उसमें काम किया। उसके बाद ये लाइन में मैं आया, यानी सलवार सूट में। जो भी सूट वगैरह बनता है, यानी सलवार सूट, उसका मैंने किया तो वो भी 10-12 साल तक किया। उसके बाद ये लाइन में आया। इसमें भी मैं ये सब ब्लाउजें नहीं बनाता हूँ जो आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं चलते हैं ये सब। मेरे पास कोई भी ऐसा सिर्फ ब्लाउज आता है कि आपको ये ब्लाउज बनाना है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक का पैटर्न आता है कि मुझे ये नेक चाहिए, आप ब्लाउज बना दो, ये लेंथ चाहिए। लेकिन कोई पैटर्न ड्रॉ करके नहीं आता है कि मुझे सब्यासाची में चाहिए, मुझे ये प्रिंसेस कट में चाहिए, या डार्ट वाले में चाहिए, या बोर्ड ने। सिर्फ नेक का डिज़ाइन आता है कि ये नेक चाहिए, इतना डीप चाहिए, ये कट चाहिए। बाकी मैं अपने हिसाब से जो भी है ज़्यादातर प्रिंसेस कट में ही मैं बनाता हूँ। और मैं ये करते करते मुझे आ गया है, बाकी मैंने कहीं से सीखा ही नहीं है। गारमेंट का भी काम मैंने नहीं सीखा था कहीं से। सलवार सूट में भी आया तो कहीं से किसी ने सिखाया नहीं। मैं मुंबई के अंदर किसी मास्टर को जानता भी नहीं हूँ, और कोई मुझे जानता भी नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ से करता हूँ अपने ही घर से करता हूँ। यानी अपना मेरा एक शॉप है, वहीं से करता हूँ। ऐसा रोड पे मेरा नहीं है, सोसाइटी के अंदर है जहाँ पे मैं खुद करता हूँ। अपना मेरा खुद का शॉप है, उसके अंदर करता हूँ। और मेरा सब एक ही जगह से यहाँ से पार्सल जाता है और यहाँ पे आ जाता है। यानी कि मुझे कहीं पे बाहर यहाँ जाने की ना आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। मैं कुछ भी है ऑर्डर भी लेता हूँ तो ऐसा ऑर्डर नहीं मेरे पास होता है कि कोई फैब्रिक भेजता है और मैं उसको स्टिच करके देता हूँ। ये सारे फैब्रिक वगैरह सब कुछ टोटल मेरा होता है। सिर्फ फ़ोन पे ऑर्डर होता है ऑनलाइन जैसा, और उस तरह से मैं करके और भेज देता हूँ। मेरा सब ऑनलाइन ही काम है, समझ लो। तो इस तरह से मैं काम करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कहीं आना है ना जाना है। मैं सिर्फ फैब्रिक खरीदने के लिए शॉप वगैरह का विजिट करता हूँ, बाकी मुझे कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो मेरे शॉप से ही पूरा काम हो जाता है। यानी सारा यहाँ पे सिस्टम है मेरा, किस तरह करना है, कैसे करना है, उसको मैं लेके काम करता हूँ। ये सब ब्लाउज वगैरह जो भी आप लोग को मैं कटिंग वगैरह जो भी डिज़ाइनर ब्लाउज हैं आप लोग को करके दिखाता हूँ। ये आप लोग इमेज भेजते हो मैं कर लेता हूँ, मुझे ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है कैसे करना है। लेकिन मैंने ये कभी किया नहीं है, कभी अपने लिए बनाया नहीं है, या कभी ट्राई भी नहीं किया है किस तरह करना है। और मैं किसी का वीडियो भी नहीं देखता हूँ। मुझे ऐसा ज़रूरत ही नहीं है कि किसी का वीडियो देख के उससे कुछ उठा के आप लोग को इस तरह दिखाऊँ, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता है, किसी का वीडियो मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरा अपना तरीका है, मैं अपने तरीके से करता हूँ और इसी तरह से मैं करते आया हूँ। कभी किसी को फॉलो नहीं किया हूँ, अपने तरीके से ही काम करते आया हूँ। और आप लोग के साथ शेयर भी कर रहा हूँ तो आप लोग को एक पसंद भी आ रहा है और आप लोग को एक नया चीज़ मिल रहा है। यही वजह है कि आप लोग को नया मिल रहा है, क्योंकि मैंने किसी का कॉपी नहीं किया, किसी का ट्राई नहीं किया है, और मुझे करना भी नहीं है, क्योंकि मेरा तरीका जो है मुझे भी लगता है कि बेस्ट है, क्योंकि ये अलग है और आसान भी है। दूसरे काम को मुझे भी समझ में आता है किस तरह करते हैं, और आप लोग को भी समझ में आता होगा कि कौन सा आसान है कौन सा नहीं है। तो मैं इस तरह से आप लोग को इसलिए बताता हूँ, क्योंकि आप लोग को मेरे जैसा अगर करोगे तो मैंने बहुत सारा यहाँ पे वो कर लिया है, जो मतलब लोग सपना देखते हैं, यानी कि वो सोचते हैं कि काश मेरा ये होता वो होता, वो सब मेरे पास है। इसीलिए मुझे अभी ना किसी चीज़ की ज़रूरत है और ना मुझे किसी काम की ज़रूरत है कि मतलब मुझे बहुत डर लगे कि मैं ये काम आप लोग को दे दूँगा तो कुछ प्रॉब्लम मुझे हो जाएगा, किसी को एतराज़ हो जाएगा। मैं जिस पार्टी का करता हूँ उसको भी, वो भी मुझे नहीं मना कर सकता कि आप वीडियो क्यों बनाते हो, क्यों किसी को बता रहे हो। उसकी भी हिम्मत नहीं है कि वो बोल देगा ऐसा। तो इसलिए मुझे किसी का डर नहीं और ना किसी से वो है। ये मेरा खुद का काम है, किसी के यहाँ जॉब नहीं करता हूँ, इसीलिए मुझे डरने की किसी से ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। तो इसलिए आप लोग भी को मैं शेयर कर पाता हूँ, ताकि आप लोग अच्छी तरह से कर पाओ। जो फ़ायदा मैंने लिया है इस काम से आप लोग को भी मिले। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग ध्यान से सीखो, अच्छा सीखो। मुझसे सीखो, किसी से भी सीखो, लेकिन काम अच्छा करो और तरक्की करो। ये नहीं कि जो कर रहे हो बस टाइम पास, ऐसा नहीं है। उसको तरक्की किया जा सकता है और मैंने किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह ऐसा नहीं है, बहुत लोग जो है जो जहाँ पे हैं वहीं पे रह जाते हैं। कारीगर है तो कारीगर रह जाते हैं, मास्टर है तो मास्टर ही रह जाते हैं, यानी कि आगे बढ़ने का सोचते ही नहीं है। तो मैंने ऐसा बहुत लोग को देखा है, इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने शुरू से ही ऐसा कहीं भी जॉब भी नहीं किया है और कुछ नहीं किया है। डायरेक्ट जो है मैं इस तरह से अपना खोल के, यानी शॉप खोल के बैठ गया और करना चालू कर दिया। मुंबई के अंदर जो भी बड़े लोग हैं उन लोग के यहाँ से मैंने काम शुरू किया। एक को पकड़ा, एक ने दूसरे को मिलाया, दूसरे ने तीसरे को मिलाया। इससे करते करते मुझे 100 प्लस मेरे को ऐसे घर मिल गए थे जहाँ से मैं कपड़े लाता था और बना के वहाँ पहुँचाता था। वो बाद में मैंने बंद कर दिया सब, बाद में मैंने नंबर ही चेंज कर दिया।
न रहेगा, न कोई मुझसे संपर्क करेगा। नहीं तो मैंने इतने क्लाइंट बनाए थे कि मुझे फुर्सत नहीं होता था। वो छुट्टे काम थे, आना-जाना पड़ता था, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। क्योंकि जब मुझे बाहर का पार्टी मिला लंदन का, यानी कि जो भी ये डिज़ाइनर मुझे मिला, तो मैंने उसका काम जब शुरू किया तो मुझे इन लोग का काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वो बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद में एक ही पार्टी का काम करते रहा, वैसे सिंगापुर का भी करता हूँ और यूएस का भी करता हूँ, लेकिन ज़्यादा मुझे यहाँ लंदन का चलता है मेरा। तो इसीलिए जो है उसका काम मैं रेगुलर करता हूँ, जो मेरा पार्टी है। तो इन लोग को जो छोटे-छोटे थे, इनके पास जाना-आना पड़ता था, तो जब ये मेरे करीब में थे, जब मैं टाउन में रहता था, मैं टाउन से अभी बाहर आ गया हूँ, तो इसलिए जो है वहाँ पे ज़रा जगह का शॉर्टेज था, तो बाद में मैंने यहाँ पे बाहर की तरफ मैंने अपना लिया खुद का, तो इसलिए जो है मैं बाहर आ गया, बाद में आना-जाने के चक्कर में मैंने बंद कर दिया सारों को। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने अपना एक ही क्लाइंट को पकड़ के रखा है और उससे मेरा काम चलता है। और भरपूर काम था, यानी कि उससे ही इतना काम होता था कि मुझसे हो ही नहीं पाता था। क्योंकि इसमें लेडीज़, जेंट्स, ये वो जो भी आता है, यानी कि कुछ भी आता है और हमको करना पड़ता है और मैं कर लेता हूँ। इसीलिए मैंने इसी काम से सीखा है, करते-करते सीखा है। तो आप लोग को भी करते-करते ही आएगा। बस काम करने की लगन होनी चाहिए। अगर लगन है तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। अभी देखिए मैंने यहाँ तक मैं स्टिचिंग कर लिया, आपको बताया नहीं, लेकिन आप देख ही रहे होंगे किस तरह मैंने किया है। कप्स वगैरह भी मैंने लगा लिया, किस तरह लगाया, मैंने जो निशान लगाया था उसी पे लगाया है। टाँका मैंने लगाया, एक भी बाहर टाँका नहीं दिख रहा है। कप्स का भी मैंने टाँका लगाया है, बाहर की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको जो मार्जिंग है, जो भी आप प्रिंसेस कट का मार्जिंग है, वही सेंटर वाले पार्ट के मार्जिंग में आपको सेट कर देना है इस तरह से। ये मैं इसीलिए सेंटर पार्ट में बताता हूँ और माइनस करता हूँ दोनों बस्ट के सेंटर में, ताकि दोनों बस्ट के बीच में सेंटर में झोल ना आए। तो इसीलिए आपको अच्छी तरह से करना है। बस्ट का एरिया जो होता है वो बाहर की तरफ भले हो, लेकिन आपको अंदर की तरफ ही बना के रखना है कप्स को, ताकि दोनों के बीच में जो कपड़ा होता है वहाँ पे लूज़ ज़रा भी होगा तो रिंकल आ जाएँगे। तो इसीलिए आपको टाइट ही रखना है। जैसे ब्रा वगैरह कैसे होता है कि वो टाइट करके रखता है बॉडी को, तो इसी तरह से आपको ब्लाउज़ में भी उसी तरह समझ के करना है। ये सब नॉलेज करते-करते आता है। ये जितना मुझे नॉलेज है, मैं अभी कितना भी बताऊँ तो ख़त्म नहीं होने वाला है। क्योंकि मेरे पास इतना है अनुभव है, एक-एक पॉइंट का मैं जानता हूँ। किसके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, किसके बॉडी में क्या फिटिंग आएगा, किस तरह आएगा। मैं बॉडी देखूँ ना देखूँ, तो मेज़रमेंट के हिसाब से मैं पकड़ लेता हूँ कि किस तरह से बनेगा तो ये फिटिंग आ जाएगा। तो इस तरह से आप करते-करते सब सीख जाओगे। तो करते-करते ही आता है, ऐसे नहीं आ जाता है। हम भी किसी से पूछ के नहीं सीखे हैं, ऐसे ही करते-करते ही आ गया है। तो इसी तरह से आपको भी आ जाएगा। आपके सामने तो मैं हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन मैंने कभी किसी से पूछा ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं पड़ा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मुझे तो समझ लो अगर पूछना भी होता तो मैं कभी नहीं पूछता। मैं उसमें का आदमी हूँ कि मैं किसी से संपर्क ही नहीं रखा हूँ कोई चीज़ में। इसलिए किसी को मैं ना जानता हूँ, कोई मुझे ना जानता है। अगर कोई हो तो यूट्यूब में मुझे जवाब दे कि मैं जानता हूँ, कोई नहीं है ऐसा। हाँ, ये है कि यूट्यूब बना रहा हूँ, यूट्यूब में जब भी आया हूँ, उसके बाद से ही लोग मुझे जो भी जानते हैं, आप लोग जानते हो, उसके पहले मुझे कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी और किसी से संपर्क करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे पास काम आया, मैंने अपने तरीके से बनाया और दिया और बनाया, तो फिटिंग आए, ना आए, समझ लो अल्टर भी आए तो मैंने उसको सही किया, उस अल्ट्रेशन से सीखा कि कैसे सही होता है। तो इस तरह करते-करते ही आपको अनुभव होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में आ जाता है, करते-करते ही हो जाता है, आ जाता है। तो करते रहिए आप लोग, जैसे मैं किया हूँ, इस तरह से करेंगे, मुझसे भी आगे जाएँगे, क्योंकि आप लोग के सामने मैं अभी हूँ। मैं हूँ तो मैं आप लोग को बहुत सारा हेल्प कर रहा हूँ और करता रहूँगा। तो इसलिए आप लोग ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप जानते हो, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो और अच्छा करने की कोशिश करो। अगर आपको जो चीज़ नहीं मिलता है, आप किसी और का चैनल देखते हो, वहाँ से भी ले लो। ऐसा नहीं है कि सारा नॉलेज मेरे पास ही है और किसी के पास नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके पास है और अपने-अपने तरीके से सभी करते हैं और करते होंगे। लेकिन आप लोग भी करते होंगे, आप लोग को भी एक अलग तरीका मालूम होगा। बहुत सारे सवाल कमेंट तो ऐसे आते हैं कि मैंने कभी सुना ही नहीं होता है। उससे मुझे सीख मिल जाता है, उससे मुझे समझ में आता है, ये क्या होता है, ये कैसे होता है। मैं उस पे काम करके कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप भी इस तरह से दिमाग लगा-लगा कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने स्टिचिंग लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया है, साइड वगैरह मार रहा हूँ। तो पहले इस तरह से मिला के देखिए मैंने सेंटर में निशान लगाया था और इस तरह से बराबर करके साइड मारना है। साइड ऐसे ही मारना है बिना मेज़रमेंट का,
यानी कि आप आधा इंच का मार रहे हो तो आधा इंच का ही दोनों तरफ एक जैसा इक्वल मार लेना है। उसके बाद आपको मेजरमेंट करना है। तो देखिए मैं मेजरमेंट करके दिखा रहा हूँ। तो पहले मैंने कच्चा एक सिलाई मार लिया आधा इंच के करीब, इसके बाद इस तरह से पूरा नाप लेंगे अपर चेस्ट को। तो अपर चेस्ट के हिसाब से ही मैं कटिंग बताता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ। तो देखिए मेजरमेंट जो चाहिए उससे 4 इंच एक्स्ट्रा है ये। तो मैंने 4 इंच यहाँ पे लिख दिया, मशीन के ऊपर ही लिख दिया। और मैं ये पुरानी मशीन नहीं चलाता हूँ क्योंकि मुझे जुकी मशीन है, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मुझे यही जमता है, बाकी मैं कारीगर मेरे इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। अभी देखिए वेस्ट पे 2 इंच एक्स्ट्रा हुआ है, 2 इंच एक्स्ट्रा हुआ है। और वहाँ पे चेस्ट पे ये 4 इंच एक्स्ट्रा है। तो इसको किस तरह करेंगे, तो देखिए वहाँ पे आधा इंच का निशान लगाया और यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाया, तो इस तरह 4 इंच माइनस हो जाएगा। और वहाँ पे आधा इंच का निशान लगाया और 2 इंच माइनस हो जाएगा। तो इस तरह करके एक सीधा निशान लगा लेना है। दूसरे साइड भी आके सेम उसी तरह कर लेना है। यानी चेस्ट पे 1 इंच का मार्जिन इस तरह से निशान लगा लेंगे, सिलाई के पास से नापना है, जो आपने स्टिचिंग मारा है वहाँ से। और उसके बाद हम यहाँ सीधा सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से लगा लेंगे। अब इसके बाद में आपको कुछ भी नापने की ज़रूरत नहीं है, जो परफेक्ट आपको चाहिए वो मिल गया। अगर आप लोग लूजिंग की बात करते हो कि लूजिंग तो आप कटिंग में देते नहीं हो, तो जो मैंने अभी नापा है वहाँ पे आप लूजिंग दे सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि 4 इंच एक्स्ट्रा, वहाँ पे 3 इंच कर दो, तो 1 इंच की लूजिंग पे हो जाएगा। वेस्ट पे बराबर पे रखना है, चेस्ट के पास से लूज कर देना है। तो लूजिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कटिंग अलग होता है और इसका कटिंग अलग होता है। कटिंग आप परफेक्ट करो। लूजिंग बनाना है तो लूजिंग के साथ बनाओ, बिना लूजिंग का बनाना है बिना लूजिंग का बनाओ। लेकिन कटिंग का तरीका यही होगा जो मैं बताता हूँ, इसके लिए अलग नहीं होता है। बहुत लोग बताते होंगे लूजिंग की कटिंग अलग बताते होंगे, फिटिंग की कटिंग अलग बताते होंगे, यानी यानी कि जो उसमें मार्जिन रखते हैं वो अलग बताते होंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक ही पे सब हो जाता है। आपको इतना सारा सोचने की या समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको तरीका मैं बता दिया कि लूज़ टाइट करना है तो जो साइड में मार्जिन होता है उसी को फॉलो करके आप कम ज़्यादा करके आप आसानी से कर सकते हो। इतना ये बड़ा मसला नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, समझने वाली बात ही नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे मैं चेक किया आर्मोल वगैरह, और उसके बाद देखिए मैं किस तरह कटिंग कर रहा हूँ। मैं उँगलियों पे ही कटिंग कर देता हूँ। ऐसा इस तरह से आप लोग नहीं करते हो, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि कोई-कोई मुझे ब्लाउज़ का ऐसा इमेज वगैरह भेजता है, तो उसमें मुझे ये आर्मोल का प्रॉब्लम दिखता है उसमें। तो आप लोग इस तरह से साफ़ कर लिया करो अच्छी तरह से। ये अगर साफ़ रहेगा, क्लीन रहेगा, तो अच्छा आपका आर्मोल दिखाई देगा। क्योंकि मेन जो आप कपड़े पहनते हो इसका आर्मोल ही मेन होता है। आर्मोल अगर फिनिशिंग के साथ है, अच्छी फिटिंग के साथ है, तो कपड़े में लुक आता है, आप जो पहनते हो उसमें कम्फ़र्ट महसूस होता है। अगर ये सब प्रॉब्लम के साथ रहेगा तो अच्छा नहीं होता है। तो आप अच्छी तरह से ध्यान देते हुए इस तरह से कटिंग करके साफ करके, क्रॉस फ्रेंड अच्छी तरह से दिखाई दे, शोल्डर आपका सीम अच्छी तरह से शेप दिखाई दे, स्लीव आप चढ़ाते हो तो नम के साथ चढ़ाई करो, ताकि वो भी अच्छी तरह से कंफर्ट रहे। ऐसा नहीं है कुछ भी यहाँ पे जॉइंट नहीं कर देना है। जो आपने कटिंग किया है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बराबर है। अभी मैंने साइड मारा तो आपने देखा मैंने कटिंग किया था, तो उतना मार्जिन नहीं रखा था जितना ये मार्जिन निकला यहाँ से। तो ऐसा हो जाता है, 19-20 होता ही है। तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, मेजरमेंट भी, आर्मोल भी चेक करके सही करना है। तो देखिए मैंने कटिंग किया। अब जो भी यहाँ पे कच्चा हो गया है, यानी कि जहाँ से लाइनिंग हट गया है, उसको हम बराबर इस तरह से स्टिच करके पैक कर लेंगे फिर से। तो इस तरह से आपको कर लेना है, उसके बाद स्लीव चढ़ाएँगे। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से करते जाओगे, आसानी से स्टिचिंग हो, कटिंग हो। और फर्मा मैं इसीलिए बताता हूँ कि फर्मे पे ही आप लोग को सीखना है पहले। कपड़े पे डायरेक्ट कटिंग करना ज़रूरी नहीं है। जब आप फर्मा कटिंग करोगे, और आप लोग को एक चीज़ बता दूँ कि मैं कभी भी अपने लिए फर्मा कटिंग करता ही नहीं हूँ। फर्मा मैं उसको कटिंग करता हूँ जो एम्ब्रॉयडरी में हमारा काम जाता है, जिसमें वर्क वगैरह होते हैं, उसका फर्मा कटिंग करके हम देते हैं ताकि उस पे वर्क होके आता है, तब हम इसको जो है स्टिचिंग करते हैं। नहीं तो हमको फर्मा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट कपड़े पे ही करते हैं। लेकिन कपड़े पे मैं आप लोग को इसलिए नहीं बताता हूँ कि उतने सारे कपड़े में कटिंग कर कर के आप लोग को बताऊँगा, और वो ब्लाउज़ मैं करूँगा क्या? क्योंकि जब मेरे पास ऑर्डर के नहीं रहते हैं, तो मैं बताता ही नहीं हूँ, इसीलिए कि वो ऑर्डर के नहीं हैं। और बाकी लोग बताते हैं तो उनके पास क्या रोज़ ब्लाउज़ों के ऑर्डर आते रहते हैं, उसमें से कोई एक ब्लाउज़ हो, एक कुर्ती हो, उसकी कटिंग करके आप लोग को बता देते हैं कपड़े पे। कपड़े पे डा कटिंग करना तो और भी आसान होता है जो फर्मा से। लेकिन आप लोग को ऐसा लगता है कि फर्मा कटिंग करना आसान है और वो मुश्किल है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो भी आदमी सीखता है तो फर्मा नहीं सीखता है, डायरेक्ट जो है कपड़े पे ही सीखता है काम।
तो इसलिए कपड़े पे ही मैं कटिंग करते हुए आया हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कभी फर्मा देखा भी नहीं था कि क्या होता है। वो तो मैंने इसका काम किया जो लंदन वाले का, तो उसका जो एम्ब्रॉयडरी के लिए आने लगा, तो उसके लिए मैंने फर्मा कटिंग करके जरी वालों को देने लगा। यानी मेरा जरी का भी शॉप है, तो उसमें मैं देने लगा अपने वर्करों को। तो मुझे आइडिया हुआ कि इस तरह से फर्मा कटिंग होता है। लेकिन फर्मा कटिंग मुझे भी झंझट लगता था, लेकिन ये झंझट नहीं है, बहुत सही चीज़ है। आप इस तरह से करोगे तो परफेक्ट होगा। अभी देखिए मैंने स्टिचिंग कर लिया और हुक आई करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए आई मैं कहाँ बना रहा हूँ, ध्यान दो कहाँ कहाँ बना रहा हूँ। वो पट्टी के ऊपर नहीं बना रहा हूँ, पट्टी के बाहर जो मार्जिंग है, यानी मेन ब्लाउज पे, उस पे बनाना है आपको, और छोटे छोटे आई बनाना है। तो एक बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। और टाका नीचे तक जाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि टाका आप ले रहे हो तो ऊपर ही वाले पार्ट पे होना चाहिए। पूरा नीचे तक टाका ऊपर नीचे होना चाहिए। इसी तरह जब हुक लगाओगे तो हुक के 3 टाके जो है बिल्कुल आर पार होना चाहिए। आर पार मतलब कि नीचे तक होना चाहिए, यानी जो मेन फैब्रिक है उसको पकड़ना चाहिए। और बाकी जो टाके आप लगा रहे हो वो पूरा नीचे तक नहीं जाएगा तो चलेगा। लेकिन ये सिर्फ एक पल्ले में, एक लाइनिंग में आपको पकड़ के इस तरह हुक नहीं लगाना है, ताकि आप हुक बंद करो तो पूरा लाइनिंग बाहर की तरफ चला जाए। इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। अभी मैं जिस तरह लगा रहा हूँ, देखिए आर पार टाका लगा रहा हूँ। इस तरह से आर पार टाका एक एक लगाना है, यानी 3 जगह जो रिंग होते हैं, राउंड होते हैं, उस पे, और एक जो बिल्कुल हमारा हुक का जो पॉइंट होता है वहाँ पे। ये 3 जगह आपको टाका लगा लेना है, बांध देना है अच्छी तरह से, ताकि हुक इधर उधर ना हो। बहुत लोग हुक को फैला के लगाते हैं। फैला के लगाने से जो हुक के अंदर लॉक होता है वो खुल जाता है, तो कभी भी ब्लाउज का हुक खुल जाता है। तो इस तरह से आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखिए मैं लगा रहा हूँ, लॉक होते हुए जा रहा है वो, तो इस तरह से लॉक हो जाना चाहिए। तो लॉक होगा तो ये खुलने का खतरा खत्म हो जाता है। अभी बहुत लोग लगाते हैं, फैला के लगाते हैं, और इस तरह से मैं खींच के दिखा रहा हूँ। तो देखिए खींचने पे भी इस तरह से बाहर, अंदर की पट्टी बाहर नहीं दिख रही है। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से हुक आई समझ के लगाना है। ये साइड का देखिए मार्जिंग भी है, इस तरह से बैक की तरफ गिरा के और एक एक टाका लगा देना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। ताकि ये मार्जिंग जो हम ब्लाउज कोई भी पहने तो ये बाहर की तरफ निकले मत, वो अंदर का अंदर ही रहे, बाहर की तरफ नहीं आना चाहिए। और इंटरलॉक वगैरह मैंने मारा है, देखिए मैचिंग का मारा है। तो देखिए मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से बाहर चला जाता है। तो बहुत लोग पहनते हैं तो साइड में मार्जिंग दिखाई देता है, वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए फिनिशिंग का ध्यान देते हुए इसका टाका लगा के अंदर की तरफ कर देना है, तो ये फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। देखिए यहीं पे मैं रिंकल आता है ज़्यादातर, जो मैं बताया कटिंग के अंदर, कि यहाँ पे झोल आता है। अभी भी ये दिख रहा है, लेकिन है नहीं, पहनने पे ये बराबर आ जाएगा। क्योंकि ये जो भी लेडी है, बस्ती लेडी है, तो बस्ती लेडियों के लिए इस तरह का झोल दिखाई देता है टेबल पे, लेकिन पहनने पे नहीं दिखता है। मुझे आइडिया इस चीज़ का, इसलिए बता रहा हूँ। इसका दूसरा ब्लाउज भी मैंने बनाया इस तरह लखनवी कपड़े का। देखिए ये लखनवी कपड़े का है, ये लखनवी कपड़े का है, स्कर्ट भी है, इसका ब्लाउज भी है। तो येलो कलर का है, लेकिन उसको पिंक कलर का चाहिए था, जो मैंने बॉर्डर उसमें लगाया है उसी कलर का एक अलग ब्लाउज चाहिए था। तो एक चनिया पे 2 ब्लाउज है। चनिया मतलब कि स्कर्ट है उसके ऊपर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, स्कर्ट भी और दूसरा एक ब्लाउज भी है। तो देखिए वो भी मैंने किस तरह बनाया है, बिल्कुल फिनिशिंग वैसा ही है। पलटी करके इसी मेजरमेंट का है, उसी फर्मे से बनाया है मैंने। तो इसी तरह से एक ही फर्मे से कई ब्लाउज और कई तरह के नेक भी बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए किस तरह मैंने बनाया है। तो इसका फिनिशिंग देखिए किस तरह दिख रहा है। इसका मैंने स्टिचिंग नहीं दिखाया आपको, क्योंकि कटिंग में मैंने वो दिखाया था, तो इसीलिए उसी का स्टिचिंग मैंने दिखाया। हालांकि वो कपड़ा ठीक नहीं था। एक देखिए स्लीवलेस बनाया मैंने, वो कैप स्लीव था। और पहला जो मैंने आपको स्टिचिंग बताया वो शॉर्ट स्लीव था, और दूसरा वाला कैप स्लीव था, ये स्लीवलेस है। तो देखिए किस तरह मैंने बनाया है। ये किस तरह से मैंने इसमें डार्ट वाला बनाया है, इसमें प्रिंसेस कट नहीं दिया, इसमें डार्ट वाला बनाया है। तो कोई भी कट बनाओ, कोई मतलब नहीं होता है। हमारे क्लाइंट ऐसा नहीं बोलते हैं कि ये कट आपने क्यों दिया, ये क्यों नहीं दिया। ऐसा नहीं है, उनको ब्लाउज चाहिए तो ब्लाउज चाहिए, बस बात खत्म। अभी देखिए मैंने स्कर्ट बनाया है, तो देखिए जो पिंक कलर का इसमें बॉर्डर लगा है, इसी कलर का एक ब्लाउज मैंने बनाया है। और एक येलो भी बनाया है, देखिए पिंक कलर का। तो इस तरह से 2 ब्लाउज है इस पे, जिसको पहनना है, जो भी पहनना है उसको, वो पहन लेगी। तो देखिए किस तरह से मैंने नाड़ा लगाया है, और नाड़ा भी पलटी करके बनाया मैंने कपड़े का ही। और अंदर ये हैंगर लूप्स लगाए हैं, और साइड में लटकन देखिए कितने बड़े बड़े लगाए हैं मैंने। और ये जिप देखिए किस तरह लगाया है। तो इस तरह से डबल लाइनिंग के साथ बनाया है। इसमें कैन कैन मैंने नहीं डाला है, कैन कैन नहीं चाहिए था। जिसको भी ये चाहिए उसको कैन कैन नहीं चाहिए। और ये काफ़ी महंगा कपड़ा है, लखनवी है, प्योर लखनवी है। इसका प्राइस आप लोग को पता नहीं होगा, आइडिया नहीं होगा। ये 80,000 का ये आउटफिट है। इसका दुपट्टा मैंने नहीं दिखाया आपको, लेकिन ये दुपट्टे के साथ में ये 80,000 का आउटफिट है। तो इस तरह से ये देखिए, देखने में कुछ नहीं है, ये रेडीमेड है बिल्कुल, मतलब रेडी है, फैब्रिक मिलता है, पैनल जॉइंट हुआ है। उसको मैंने इस तरह से दबा दबा के स्टिच किया है। ये रेडी मिलता है, ये हमको अलग फैब्रिक नहीं मिलता है ऐसा।
ये बना बनाया रहता है, ये पैनल जॉइंट होते हैं लेकिन रेडी होते हैं एक तरह से। तो देखिए मैंने किस तरह बनाया है और इतना महंगा ये प्योर लखनवी है, बहुत महंगा आता है ये। आप लोगों में से बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा। तो इस तरह से आप बना सकते। इसको डमी पे लगाया है लेकिन ये मेजरमेंट में नहीं है, इसीलिए देखिए टाइट टाइट है, मैंने पिन लगा के लगाया है। तो देखिए किस तरह का दिख रहा है। ये सही नहीं है, मुझे लगाना नहीं था लेकिन किसी ने कमेंट किया था तो मैंने डमी पे लगाया है। आप लोग को मेरा ये काम यानी कटिंग या स्टिचिंग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।